बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामला किसी तौर सेटल होते दिखाई नहीं दे रहे। पहले कतर ने कोशिश की कि दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की जाए और हालात को बेहतर किया जाए, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जो अगला सेशन था तुर्की का सेशन, तुर्की में मल्टीपल मीटिंग्स हुई, मल्टीपल सेशंस हुए, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई रिज़ल्ट, हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट दोनों ममालिक के लिए दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ईरान ने सालसी की ऑफ़र की है और पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम भी किया है, उसको एक्सेप्ट भी किया है। सवाल यह है कि क्या अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा रजीम बरसर इक़्तिदार है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, और अगर वो करते हैं तो ईरान का रोल वो कितना इफेक्टिव होगा, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा कि भारत में गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में लाल किले के सामने एक धमाका हुआ, जिसको इनिशियली दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट किया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। बाद अमित शाह जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं वो जायवकुआ का दौरा करते हैं और उसके बाद बातें होना शुरू हो जाती हैं कि ये मुमकिन तौर पर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। और वेरी नेक्स्ट आवर एज़ यूजुअल भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, वो पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई शुरू कर देता है। और अब ऑफिशियली भारतीय हुकूमत की जानिब से कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन मुसलसल गुज़िश्ता 8-9 दिन से भारत का गोदी मीडिया वो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। ऐसे में भारतीय आर्मी चीफ वो भी गीदड़ बबकियों पर दोबारा उतर आए हैं। तो क्या पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इसी पर बात करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने, डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड एनालिसिस इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हिप्री के। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आप लोगों ने गुज़श्ता हफ्ते एक मागला डायलॉग होस्ट किया और उसमें आप लोगों ने बुनियादी तौर पर ग्लोबल ऑर्डर के फ्यूचर को डिस्कस किया कि वो कॉपरेशन है, ये कन्फ्रंटेशन है। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात को डिस्कस करें, आपको इनका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? कन्फ्रंटेशन है, या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ईरान इसमें सालिसी की पेशकश कर रहा है, पहले कतर ने कोशिश की कि दोनों के मामला ठीक हों, तुर्की ने कोशिश की, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें दिखाई नहीं दिए, तो आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? और ईरान की ये जो सालिसी की पेशकश है, इससे कोई मस्बत नताइज आ सकते हैं? देखिए, मुझे जो इसका फ्यूचर अफगानिस्तान के साथ तो मुझे मुस्बत दिखाई दे रहा है, मगर जो अफगान रेजीम है इस वक्त उसकी साथ मनफी दिखाई देता है। और इस किस्म का जो यानी एक अफगान अवाम के साथ रेजीम है, कॉपरेशन, अफगान रजीम के साथ कन्फ्रंटेशन। नॉट कन्फ्रंटेशन बट वो एक ऐसा रेजीम है जो कि विच डज नॉट सी द लाइट ऑफ रीजन। वो एक करून वस्ता की सोच के लोग हैं, और स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर मरकूज है कंधारी फैक्शन में मुल्ला हबतुल्ला अखुंदजादा, जिनका व्यू पॉइंट जो अभी मेरा ख्याल है 600-700 साल पीछे है। और अफगान कल्चर को, क्वेस्ट फॉर पावर को, उसका लिबादा ओढ़ा हुआ है उन्होंने, और मज़हब को एज अ फिग लीफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी जो सोच का एक जो होराइजन है वो खासा महदूद है। एज फार एज जो सिफारती नज़ाकतें होती हैं, स्टेट क्राफ्ट होता है, वो उससे कम्प्लीटली नाबल्द है। तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो अपने आइडियोलॉजिकल किन्समैन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टीटीपी जैसे, उनको रेन इन करेंगे, मेरा ख्याल है ये अब हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। लगातार पॉजिटिव इंगेजमेंट के बाद बेहतरीन हमारे सिफारतकार थे, आसिफ दुरानी साहब, अभी सादिक साहब हैं, और दीगर सिफारती चैनल्स हैं। उन्होंने अपने ताई भरपूर सही की, मगर वो नाकाम हुआ क्योंकि दे आर अप अगेंस्ट अ वॉल, जिसको कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई उनमें वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते अपनी सोच के हदूद व क़यूद की वजह से। और ये दैट्स अनफॉर्चुनेट फैक्ट। और अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंस्टीट्यूशन ना होने के बराबर है। इंस्टीट्यूशनल तो बिल्कुल एक किस्म का वैक्यूम है, तो उसमें वो इंडिविजुअल सोच गालिब आ जाती है। धड़े बंदों में बंदी में वो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। काबुल में फैक्शंस हैं, वो चीज़ों को मुख्तलिफ तौर से देखती हैं। कंधारी फैक्शंस डिफरेंट देख रही हैं। उसमें नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो एक फ़र्क तरीके से चीज़ को देख रहा है। और इसके अंदर बहुत से जो इट्स बिकम अ वेरिटेबल विचेस ब्रू, जिसमें इंडिया जैसे ममालिक प्रॉक्सी वारफेयर को फ़रोग दे रहे हैं। और उसकी वजह से ये एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी और एक जो टेररिज्म का ऐसा एक नेक्सस बन चुका है,
जिससे बहुत से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उसको एक फेवरेबल एक हैबिटेट के तौर पे अभी अफगानिस्तान को ले रहे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ जो उसका इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, और मुझे आई डोंट सी। मैं दो चीज़ें सर मजीद आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि मागला डायलॉग में हमने देखा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो उनसे मुतालिक यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। आपको उनकी अप्रोच इस स्पेसिफिक मामले में क्या दिखाई दी? सेकेंडली, पाकिस्तान ने जो कतर के अंदर या तुर्किया के अंदर अफगान डेलीगेशन के साथ हम लोग बैठे, हम लोगों ने पॉजिटिव एंगेजमेंट्स की, हमने चाहा कि चीज़ें टेबल पर हल हो जाएं। आपको लगता है कि अब ये जो ईरान ने सालसी की पेशकश की है, एक तो अफगानिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर करता है तो इसके कोई बेहतर रिजल्ट्स इससे आ सकते हैं? ईरान का किरदार इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है कतर और तुर्किया की निस्बत? देखिए, हमें दुनिया में कोई भी मुल्क जो इसमें हमारी मुआवनत करना चाहता है मीडिएशन की हद तक, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, वी नीड टू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो मागला डायलॉग में रीजनल फोरम था जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, चीनी मंदूब थे, रूसी मंदूब थे, तो इमीडिएट नेबर जो हमारे हैं, तो उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो अखज़ किया नतीजा वो ये था कि ठीक है, हमें बहुत से फोरम्स हैं जिस पे नाकामी हुई है, ट्राईलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। मॉस्को फॉर्मेट ज़्यादा मौसर नहीं है, इंडिया भी हालांकि उसमें मौजूद है, उसमें दीगर कुछ ऑब्जर्वर ममालिक भी हैं, तुर्की, यूएई जैसे, वो भी मौसर साबित नहीं हुआ। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ईरान और बाकी चीन खास तौर पे इनके जो मंदूब थे, उनकी राय ये थी कि अब हम एक इमीडिएट नेबर्स की तरफ जाएं, हम्म। जो कि सिर्फ इमीडिएट नेबर्स हों, बैरूनी पावर ना हो। और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो लैंड लॉक ममालिक सेंट्रल एशिया के, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा जो इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट होने का। इसी तरीके से हमारा जो ख्वाब है सेंट्रल एशिया की मंडियों तक रसाई का और एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनने का, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मगर ईरान की एक प्रैग्मेटिक सोच ये भी है कि इस वक्त वो नहीं चाहते कि ख़ास तौर पे जो उनके साथ हुआ और पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव किरदार अदा किया, उसके बाद दे वुड लाइक टू सी अ स्टेबलाइज्ड पाकिस्तान, नॉट डिस्टेबलाइज्ड। और उसमें जो अपना किरदार वो अदा करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल है बखूबी अदा करेंगे। तो ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चीन, पाकिस्तान, ये वो ममालिक हैं जिनके मफादात पे डायरेक्ट जक पड़ती है अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है। तो इनको इनका एक एका होना चाहिए। आई थिंक ये इन तमाम ममालिक की एक ग्रुप तश्कील पाना चाहिए, और उसकी एक कॉमन अप्रोच होनी चाहिए जिस पे वो सिफारती और मुआशी दबाव डालें। पाकिस्तान ने तो अपने तय अभी तजारती पाबंदियां लगाई हुई हैं, सिफारती दबाव भी डाल रहा है। मगर अगर उनको कोई बाहर की ऑप्शन मिलती हैं, जिस तरह मुल्ला बरादर साहब कह रहे थे हम ईरान से चले जाएंगे, दो कि वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। ईरान से उनके 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उनके साथ और मसाइल हैं ईरान के साथ उनके। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में तो वैसे ही वो उनकी कोई रिसाई नहीं है, दे आर ऑल्सो लैंड लॉक। तो रह दे के पाकिस्तान रह जाता है। बट ईरान अगर वो भी इस वक्त अपना रवैया अफगानिस्तान की तरफ ये पाकिस्तान की मुवाफकत में करे, मेरे ख्याल है इसका बड़ा पॉजिटिव आउटकम होगा। क्योंकि अफगान जो रेजिम है, इसको ये चीज़ अगर ये प्रेशर में आएंगे रीजनल ममालिक जिसमें चीन भी शामिल है, तो फिर शायद सिफारतकारी उसका कोई नताइज निकले। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इंटरनल इम्प्लोजन होगा अफगानिस्तान के अंदर, और ऐसा खाना जंगी जैसा माहौल पैदा होगा जिसमें फिर हमें ये देखना होगा कि कौन सी फैक्शन ऐसी है जिसका वर्ल्ड व्यू हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ मुताबिकत रखता है। और अगर वो पावर में आते हैं तो खत्ते के लिए और पाकिस्तान में अमन के लिए उनकी हुकूमत का क़याम फ़ायदा मंद हो। तो सर, आप मतलब रियलिस्टिक अप्रोच क्या है फिर इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो तबका बरसर इक़्तिदार है वो 500-700 साल पीछे सोच रहा है चीज़ें, वो आज के मामलात को उस तरीके से कंसिडर नहीं कर रहा। अगर ईरान की एफ़र्ट भी सूदमंद साबित नहीं होती, जिस तरह तुर्की और कतर की एफ़र्ट को कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हमें, फिर स्पेसिफिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या है? क्या एक मरतबा फिर वही पुराने वाला माहौल जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा? देखिए, हमारा फ्यूचर तो जो होना चाहिए वो पीसफुल होना चाहिए। मगर अब
ये पीस विल कम आउट ऑफ सम डिसऑर्डर, बिकॉज जिस किस्म का रवैया अफगान तालिबान का है, मैं नहीं समझता कि ये इतनी आसानी से उन तमाम बातों पे मानेंगे। अ, अगरचे मैंने जो प्रपोजल दिया है कि अगर रीजनल ममालिक का एक ग्रुप बन जाए जिसमें चीन अपना मौसर किरदार अदा करे, ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो फिर हो सकता है उन पर प्रेशर पड़े। और बसूरत दीगर फिर एक पाकिस्तान हैज़ टू टेक इट्स ऑन, जो हमारे बॉर्डर के अंदर जो है उस सिक्योरिटी सिचुएशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जो क्राइम और टेरर का नेटवर्क है उसको हमने तोड़ना है, सैनिटाइज करना है अपने इलाकों को, विन बैक करना है ट्राइब का सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम जो है उसकी तरफ जाना है। और जो लोग इस वक्त खौफ की फ़ज़ा में हैं, जो ट्राइब्स, उनका कॉन्फिडेंस हमने विन बैक करना है और इनको यहाँ से निकाल बाहर करना है। और अफ़गानिस्तान उस वक्त स्टेबल होगा जब एक ऐसी हुकूमत आएगी जो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को अपना आइडियोलॉजिकल जो एलाई नहीं समझेगी। और वो होने के लिए मेरा ख्याल है शायद कोई इंटरनेसीन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अफगानिस्तान जाए। वो एक अच्छा सिनेरियो नहीं होगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान वार टोन कंट्री है, इकॉनमी उनकी इज इन अ बैड शेप, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, खत गुर्बत से नीचे वो हर 10 में से 9 ख़ानदान इस वक्त खत गुर्बत से नीचे हैं यूएन की एक स्टडी के मुताबिक। तो मट जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ हैं तो वो उनको उसी राह पे ले जा रही हैं। और अगर वैसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो फिर पाकिस्तान को अगेन इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल कंट्रीज एक अप्रोच इवॉल्व करनी पड़ेगी कि किस फैक्शन को कैसे हम देखेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट में। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ी सी बात भारत से मुताल्लिक कर लें। हमने ये देखा कि दिल्ली में एक धमाका होता है और पहले इनिशियली कहा जाता है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, और उसके बाद जब अमित शाह उसका दौरा करते हैं जगह का, उसके बाद वो कहा जाता है कि शुबा है कि इसमें कि ये टेरर एक्टिविटी हो सकती है। और उसके बाद अब एक सिलसिला शुरू हो गया है भारतीय मीडिया पे, वॉर मॉन्गरिंग दोबारा शुरू हो गई है। कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, कभी बांग्लादेश के साथ उसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। एक तो ये जो जितनी रिपोर्ट्स अभी हम भारतीय मीडिया से देख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स मतलब कंपैरेटिवली एक पढ़ा लिखा तबका है। क्यों हालात भारत में ऐसे हो गए हैं कि ये पढ़ा लिखा तबका जो इकोनॉमिकली भी स्टेबल है, वो अब इस तरह के मामलात में भारत के अंदर आगे आ रहा है? देखिए, वो तो साफ जाहिर है बीजेपी की पॉलिसी है कि इंटरनली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप कंप्लीटली उनका अरसा हयात उन पे तंग करें, नाटका बंद करें उनका, और उससे जो कम्युनल हेट्रेड होगी इलेक्टोरल मुफादात हासिल करें। और बैरूनी तौर पर जो मुसलमान ममालिक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इसके ख़िलाफ़ आप रैचेट अप करें टेंशन्स, और उससे मतलूबा इलेक्टोरल डिविडेंड्स अचीव करें। बिहार में इलेक्शंस हो चुके हैं, उसमें बीजेपी मेरा ख्याल है उसका जो एलआई है वो हुकूमत बना लेगा। अब वेस्ट बंगाल की तरफ देखना है, उसके बाद असम है, फिर कर्नाटका है। तो ये एक कंटिन्यूअल साइकिल होता है भारत में, हर 6 महीने 4 महीने के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो बदकिस्मती है ये खित्ते के अमन के लिए भी, क्योंकि एक ऐसी हुकूमत है भारत में जो रैचेटिंग ऑफ कम्युनल टेंशन्स उसको एक रेसिपी समझती है इलेक्टोरल डिविडेंड्स का। और अगर ये ऐसा रहा तो फिर ये माहौल इसी किस्म का जारी रहेगा। और दूसरा, ये जो इंडियन आर्मी चीफ की भी सेबर रैटलिंग है, ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन, और ये पजीराई इसको मिलती है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो इसको इनकरेज करती हैं। राजनाथ, अमित शाह, जयशंकर, ये एक मोदी, ये क्वार्टेट बना हुआ है जो कि आइडियोलॉजिकली लिंक्ड हैं। इनका बिग बिजनेस के साथ ताल्लुक है। और इन इक्वालिटी चूँकि इंडिया में बढ़ रही है इनकी पॉलिसीज़ की, तो मुआशी नाहमवारियों से तवज्जो हटाने के लिए वो कम्युनल टेंशन्स का सहारा लेते हैं। लोकल जो अलायंसेज हैं इनटू स्टेट इलेक्शंस, उसकी तरफ देखते हैं, उनको इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स देते हैं, रिगिंग करते हैं। इस वक्त उन्होंने ईवीएम्स को उसका रिग्ड इस्तेमाल किया, वोटर लिस्ट में वोट टैंपरिंग की है, जिसको राहुल गांधी ने भी पॉइंट आउट किया है। और उसकी वजह से इनको कामयाबी मिली है बिहार में। तो कि बिहार में ट्रेडिशनली ये लोग कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब देखना ये है कि ये वेस्ट बंगाल में क्या होता है, उसकी डायनामिक्स ज़रा फ़र्क है। मगर जो बिगर थिंग इज़ कि वो आइडियोलॉजी तब्दील नहीं हुई, जिस आइडियोलॉजी का सहारा लेके मोदी नफ़रत पे ये खेलते हैं।
और कुछ में जौहरी तब्दीली के आसार मैं नहीं देख रहा। ये बदकिस्मती है भारत के लिए भी और इस खिते के लिए भी। तो सर ये जो भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और भारतीय मीडिया वो दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो पाकिस्तान के साथ उसके ताने बाने जोड़ रहा है, बांग्लादेश के साथ जोड़ रहा है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी का माहौल हो सकता है, एक मरतबा फिर जिस तरह मई में हमने एक मुख्तसर जंग देखी, मुस्तकबिल करीब में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये उसके दर पे तो है, ये उस ताक में है, जख्म चाट रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हजीमत इनको हुई ऑपरेशन सिंदूर में, अब उसका इजाला तो उन्होंने किसी तौर करना है और अपनी इस रेपुटेशनल लॉस को इन्होंने रिकवर करना है। और इनका आर्मी चीफ तो इस मास्टर्स वॉइस होता है जो कि डोडू की मोदी बजाता है और वो उस पर डांस करता है। अनफॉर्चुनेटली वो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म आ गया है इंडियन आर्म फोर्सेस में। बीजेपी की जुबान बोलना शुरू हो गई है उसकी क़यादत, जो उनको ज़ेब नहीं देती। दो न्यूक्लियर ममालिक हैं, उनमें इस तरह की सेबर रैटलिंग, इट्स अ श्योर रेसिपी फॉर प्रोवोकेशन। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये किसी किस्म की वो दरअंदाजी या वो पहले की तरह कोई प्रोवोकेटिव एक्ट वो कर सकते हैं, मगर वो उसको मुवाफिक हालात मेरे ख्याल है उनको नहीं मिल रहे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ कीपिंग इट्स पाउडर ड्राई वेरी इफेक्टिवली। हमारे जो एक्सटीरियर मनूवर अच्छा है, डिप्लोमेटिकली वी आर स्ट्रॉन्ग, और इंटरनली हमारे पास एक ऐसी क़यादत है जो सिविल मिलिट्री यकसुई है। और उसमें हमारा जो चीन के साथ एक ऐसा दिफाई तज़वीराती ताल्लुक़ है जिससे वो बखूबी आगाह हैं, और उनको मालूम है कि अगर कोई ऐसी उन्होंने मुहिम जोई की तो उसका नुकसान भारत और उससे पहले से ज़्यादा होगा उनको। मगर वो इस ताक में ज़रूर रहेंगे और हमें अलर्ट रहना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोडक्ट निकाला। नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सलामती कौंसिल में जो गज़ा अमन मंसूबे से मुतल्लिक जो करारदाद में पाकिस्तान ने उसके हक़ में वोट दिया है, अब इसके बाद फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या है। फिर आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात होने जा रही है, जिससे कबल अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया है कि अमरीका सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स जो है वो देने जा रहा है। उसके बाद मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या होगी, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। कहना जाएगा स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सलामती कौंसिल में गज़ा अमन मंसूबे से मुतल्लिक करारदाद पर पाकिस्तान ने उसके हक़ में वोट दिया है। अब इसके बाद सवाल ये है कि नेतन्याहू जो इस पीस प्लान के सामने आने के बावजूद फ़लस्तीन के अंदर गैर इंसानी सलूक से बाज नहीं आ रहा, तो अब मुस्तकबिल क्या होगा फ़लस्तीनियों का। सेकेंडली, मोहम्मद बिन सलमान एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर SCO का इजलास था आज, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने उससे ख़िताब भी किया। तो मौजूदा हालात में जियोपॉलिटिकली SCO की कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के हवाले से। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक़ सफारतकार अली सरवर नकवी साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने गज़ा अमन मंसूबे से मुतल्लिक जो करारदाद थी उसको सपोर्ट किया है, इसके बाद अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं फ़लस्तीन का और गज़ा की आवाम का? जी हाँ, देखिए, अव्वल तो ये जो करारदाद है UN सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल में, ये अक्सरियत से मंजूर हुई है, एडॉप्ट हुई है। तो इसमें 13-0 इसका वो था वोट, यानी कि 13 रुकन जो सलामती काउंसिल के, उन्होंने सब इसकी हिमायत की है और 2 ने नहीं की है, एब्सटेन किया है, और वो भी एब्सटेन किया है, कोई वीटो नहीं हुआ है। पहले खदशा था कि रूस, जिसने एक काउंटर प्रपोजल भेजी थी और टेबल की थी, वो शायद उस पर इसरार करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने ये आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है? जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि जो करारदाद है उसके खिलाफ कोई मुल्क नहीं है, और खासकर 5 जो मुस्तकिल मेंबर हैं। अब ये जो प्लान है
जो करारदाद है उसके तहत इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक बनेगी जी। एक वहाँ के इस्तेहकाम के लिए एक फोर्स बनाई जाएगी। तो वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका ये जो सोचा गया है वो जो सलामती काउंसिल में अमेरिका और बाकी ममालिक चाहते हैं कि जो मुस्लिम ब्लॉक है उसके उन मुल्कों की तरफ से एक कुछ फौजी नामजद हों और वो फोर्स बनाए। कुछ सफाई ग्रुप भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर ये स्टेबलाइजेशन फोर्स बन गया और अभी खाके इसका कॉन्टोर्स भी वाजे नहीं है, लेकिन अगर ये जल्दी से आराम से बच जाती है सबके रजामंदी से, तो फिर इस फोर्स को इजराइल में गाजा में तैनात किया जाएगा। मसला है कि इजराइल इस फोर्स को कबूल नहीं कर रहा है और अभी तक उसने इसकी रजामंदी नहीं दी। सर आप ये जो कह रहे हैं कि इजराइल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी एक मुलाकात होने जा रही है, आपको लगता है कि उसमें इस हवाले से कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट हो सकती है? क्योंकि अमेरिका का बहरहाल एक बड़ा अहम किरदार है, इजराइल को कन्विंस कर सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। बिल्कुल दुरुस्त, सिर्फ अमेरिका ही है जो कि इजराइल को आमादा कर सकता है कि वो इसको कबूल करे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने प्रोग्राम के लिए नाज़िन साबिक सफारतकार एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो भारत में बिहार में जो इलेक्शंस हुए उनके नताइज के बाद क्या ये मान लेना दुरुस्त होगा कि भारत में हिंदू एक्सट्रीमिज़म बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रही है, या अदरवाइज़ जो बीजेपी अलायंस जीता है उसकी रीजंस क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे कि न जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़िन, रवा माह बिहार में इंतखाबात हुए और जो प्रेडिक्शंस थी कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा, बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस था एनडीए, उसके मुकाबले में जो महागठबंधन है जिसमें आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये प्रोमिनेंट पार्टीज थी, बड़ा क्लोज कंटेस्ट करेंगी और उसके बाद प्रॉबेबली रिजल्ट्स जो है वो एनडीए के फेवर में जाएं। लेकिन हमने ये देखा कि जब नताइज का ऐलान हुआ तो 243 में से 202 नशिस्तों पर गवर्नमेंट अलायंस एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस था ये 202 नशिस्तों पर कामयाब रहा, जबकि वो अलायंस जो कहा जा रहा था कि बड़ा क्लोज जाएगा, महागठबंधन जिसमें आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल थे, वो महज 35 नशिस्तों पर कामयाब रहे। तो इसकी वजह क्या है? क्या जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच भारत में मौजूदा हुकूमत ने अपनाई हुई है, क्या वो अल्टीमेटली अब नीचे पब्लिक में भी प्रिवेल करती जा रही है? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे भारत से ज्वाइन किया है रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट अजय शुक्ला ने। अजय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके नज़दीक क्या वजह है कि वो कंटेस्ट जो बड़ा जहाँ पर कहा जा रहा था कि क्लोज कंटेस्ट होगा, बड़ी चंद सीटों के मार्जिन से कोई भी अलायंस जो है वो इसमें फतेहयाब होगा, ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक जानब 202 नशिस्तें और दूसरी जानब सिर्फ 35। देखिए, यदि पहली कहेंगे आप एक लाइन में इसका जवाब देना है तो एक लाइन में जवाब यह है कि हिंदुस्तान में जो बिहार में चुनाव हुए हैं वो चुनाव लूटे गए, वो चोरी किए गए। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसी से आप बात करेंगे वो यही कहेगा। जो बीजेपी से या उनकी जो विचारधारा है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग भले कहें, इस पे कोई कहानी बताएं, लेकिन असलियत ये है नहीं। और मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, जनता ने नहीं हराया है। जो आवाम है वो महागठबंधन के ही साथ थी, वो कांग्रेस अलायंस के ही साथ थी। अच्छा, अब ये कैसे, मैं इसी को बताना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये है कि बिहार में जो मुद्दे थे जिनको लेके सालों साल से कांग्रेस वहां 35 साल से सत्ता में नहीं है, बिल्कुल ठीक,
तो कांग्रेस के ही खिलाफ 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब जनता दल लड़ी थी और उसका साथ दे रही थी यही बीजेपी, जो आज बीजेपी उसी के कुछ लोगों के साथ में है। तो पहली बात तो ये है। अब लेकिन जो आरजेडी रही वो 15 साल रही और उसके बाद में 20 साल से बीजेपी की रिजीम है, जो जनता दल थी उसी से टूटे हुए एक हिस्से के साथ में, बिल्कुल ठीक, जिसे जेडीयू आज कहते हैं। तो ये तो एक सच्चाई है जो जमीनी हकीकत। अब इस दौरान देखिए क्या हुआ। 1989 के बाद में बिहार में एक भी पीएसयू नहीं लगा, एक भी नौकरी के लिए। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी जाएंगे आपको लेबर मिलेगा, वो लेबर मिलेगा आपको बिहार का, बिल्कुल ठीक, या जो बिहार का लेबर मिलेगा, चाहे आप, चूंकि हम जहां मैं लखनऊ में बैठा हूं पड़ोसी राज्य है और बिल्कुल हमारी साथ में सीमाएं छूती हैं, तो आप देखिए वो निकल के आते हैं, लखनऊ में भी मजदूरी करते हैं, वो आगे जाते हैं दिल्ली में मजदूरी करते हैं, वो पंजाब में मजदूरी करते हैं, वो हरियाणा में मजदूरी करते हैं, वो गुजरात में मजदूरी करते हैं, वो महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं, वो कर्नाटक में मजदूरी करते हैं, वो तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, वो जाके पश्चिम बंगाल में करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए तमाम राज्यों में जहां खुद भी गरीबी है, उत्तर प्रदेश कोई बहुत खुशहाल राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जो भूखमरी में माने जाते हैं, गरीबी में बुरी स्थिति में। 80 जिले हैं, 80 में से जहां के 18 जिले इस स्थिति में, वो आप समझ सकते हैं वहां भी लोग आ रहे हैं काम करने बिहार के, क्योंकि बिहार की दशा ये। दूसरी चीज, बिहार में जो कांग्रेस के समय में ही 35 साल पहले जो डिग्री कॉलेजेस या दूसरे कॉलेजेस बने थे, मेडिकल कॉलेजेस बने थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बने थे, वही गवर्नमेंट सेक्टर में है। नहीं तो प्राइवेट तो लोग आए, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सही। और जो गवर्नमेंट के हैं वो सब बर्बादी में। अब मैं आता हूं वहां, अभी चुनाव शुरू होने के पहले जनवरी में जो मई में कंप्लीट हुआ था, मई में कंप्लीट किया था इलेक्शन कमीशन ने अपना वोटर लिस्ट, और उस वोटर लिस्ट के मुताबिक वहां पर 8 करोड़ 34 लाख वोटर्स थे। लेकिन इन्होंने बाद में 1 महीने बाद ही अनाउंस कर दिया, नहीं हम एसआईआर कराएंगे। ये एसआईआर जो है कभी नहीं हुआ था इसके पहले। इसके पहले एक रिवीजन हुआ था 2003 में, लेकिन वो फेयर। एसआईआर से मुराद क्या है अजय भाई, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, ठीक है। तो एसआईआर इन्होंने कराया। जब आप करा चुके वोटर आईडी, वो वोटर लिस्ट अपडेट करा चुके, तो फिर दोबारा ये करोड़ों रुपया फूकने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। क्यों किया, इसके पीछे वजह बताते हैं। उन्होंने तब कहा कि हम बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान के रास्ते से जो है आकर के मुसलमान घुस आए हैं, उन्हें घुसपैठिया इन्होंने कहा, और हमें उन्हें खत्म करना है इसके लिए। बहरहाल इन्होंने एसआईआर कराया, एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया, यानी वो सिर्फ कहानी थी। उस बहाने इन्होंने जो किया वो किया कि यहां पर 69 करोड़ वोट काट दिए। 69 लाख, सॉरी, हाँ, 69 लाख वोट काट दिए। सही। अब आप सोचिए कि 69,000 आपने वोट काट दिए, 69 लाख जी, और उसके बाद में आपने नए वोटर 21 लाख जोड़े ला करके, वो जो बीजेपी के एजेंट्स ने या बीजेपी के कार्यालय से लिस्ट दी गई। बिल्कुल, उसमें हमने देखा कि बहुत से लोगों ने पहले दिल्ली के इलेक्शंस में भी वोट कास्ट किए थे, और उन्हीं लोगों ने अब बिहार के इंतखाबात में भी वोट कास्ट किया। नहीं, दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, यानी ये प्रैक्टिस चल रही है। ये 21-22 लाख लोग जो हैं, ये हर स्टेट इलेक्शंस में इधर उधर घूमते रहते हैं। जी जी। तो अब यहां पे ये आइए, अब मैं इसमें जो सबसे बड़ा फिगर बताता हूं वो फिगर देखिए।
जो बीजेपी है वो वहां पर 243 सीट्स हैं, जिनमें बीजेपी 101 सीट पे लड़ी और बीजेपी को वोट टोटल मिला 1 करोड़ जी 1,81,000 एग्जैक्टली है ना। हाँ। और जो जेडीयू है उसे वोट मिला 96,67,000 118 जी। और इसके बाद में यदि आप महागठबंधन में देखेंगे बड़े जो प्लेयर्स हैं उनमें जेडीयू को मिला, सॉरी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल जो कांग्रेस अलायंस है उसको मिला 1,15,40,46,055 वोट जी। और कांग्रेस को मिला 43,74,579 वोट जी। अब मैं दोनों का बताता हूं। जो आरजेडी है इसे पिछले इलेक्शन में मिला था 97 लाख वोट, सही, यानी उनके उसको तकरीबन 19 18 लाख लाख वोट करीब ज्यादा पड़े जी, उसको ज्यादा मिला। कांग्रेस को जो मिला था वो 39 लाख मिला था, उनको भी 4 लाख करीब उसका 3.25 लाख वोट जो है बढ़ा है। सही। अब इस स्थिति में इसके अलावा जो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें भी इसी तरीके से। बिल्कुल ठीक। अब ये तो हुई एक आपको जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब पूछे हारे का, हारे वहां है। तो सर अजय भाई ये बताइएगा, मैंने फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी। मैं बस लास्ट ही बात कह रहा हूं, हारे कहां है। 202 सीटें ये जीते हैं और 202 सीट में 128 वो सीटें हैं जिनमें जो वोट काटे गए उस काटे गए वोट से कम से जीते। ओके, बिल्कुल सही। यानी वो जो वोट काटे गए जो पॉसिबली जो महागठबंधन को मिलने थे उन्हीं जगह उन्हीं वार्ड में काटे गए जिन वार्ड में कांग्रेस या आरजेडी अलायंस जो है वो पिछली बार प्लस पे था, तो उन्हें लगा कि ये वोट कटेंगे तभी ये सीटें आएंगी। बिल्कुल ठीक। तो उस तरह से चुन चुन के उस जगह के वोट काटे गए। किसी को कहा गया मर गया, किसी को कहा गया कुछ, और उन्हें जिंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जिंदा ले आइए, हम पूरा एसआईआर रोक देंगे, और वहां 15 जिंदा लोग ले जाए गए। तो फिर अजय भाई ये तो ओवरऑल फिर बीजेपी तो भारत के पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये 15 लोग गए और बावजूद इसके सिलसिला उसी तरह चलता रहा, आपको नहीं लगता कि फिर ये बहुत खतरनाक होती जा रही हैं चीजें? और इलेक्शन हो गया जी, इलेक्शन हो गया हैदर भाई जी, रिजल्ट आ गया, सब लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया, विधानसभा नहीं बनने जा रही है, और इसके बावजूद ये स्थिति अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। अच्छा भी मुझे बताइएगा, ये जो रवां हफ्ते दिल्ली में लाल किले के सामने एक धमाका हुआ और उसके बाद इनिशियली दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट किया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। बादजा हमने देखा कि अमित शाह उस जगह का दौरा करते हैं और दौरा करने के बाद वो ये कहते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉसिबली ये टेरर अटैक भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें फिर प्लॉट की जा रही हैं ताकि बंगाल में जो इलेक्शंस हैं या दीगर इंडियन स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर जो है वो ये चीज़ें असरअंदाज हो सके, और उसके लिए बीजेपी का साथ जो है वो इंडियन मीडिया दे रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है इंडिया के अंदर, और मुझे लगता है शायद आपके यहां भी हो, कि जो यहाँ का कारपोरेट जो है वो सारे मीडिया को हैंडल कर रहा है, और इस देश के ज्यादातर चैनल्स उन्हीं लोगों के पास में है जिन्हें राहुल गांधी बार बार टारगेट करते हैं, अडानी और अंबानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, या कुछ बीजेपी के लोग डायरेक्टली जो चैनल जी, जिन्हें माना जाता है कि वो आज पूरी तरह से नरेंद्र मोदी उन्हें बचाते हैं और वो नरेंद्र मोदी को बचाते हैं। तो आप उससे कोई बड़ी गुंजाइश रखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मुफीद होगा। मेरा अपना मानना है कि जो चीजें सामने आ रही हैं सच्चाई है, अभी कुछ क्लियर है नहीं अभी तक।
लेकिन जो इनिशियली शायद यही वजह थी कि तीसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला के उसके बाद पहली बार ये हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है कि क्रिमिनल केस में, कोई ब्लास्ट में या कोई भी अटैक में या किसी भी चीज में, पहली बार हो रहा है कि कैबिनेट कमेटी की बैठक बुला के और तब घोषित किया जाता है कि ये टेरर अटैक। उसकी रीजन क्या है आपके? ये कहना चाहिए था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, एजेंसी की बजाय वहां से कहा गया, पहली बात। उसके बाद में वही बात एजेंसी भी जस्टिफाई करने में लग गई, और जो एजेंसी लगी उनमें जिस तरह से टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि जिस दिन बिहार में दूसरे फेज का इलेक्शन था 122 सीटों पे, उसी के एक दिन पहले हुआ जिसका इंपैक्ट अगले दिन अखबारों में और पूरा रात भर दिन भर मीडिया में चला जी। उससे एक नफरत का माहौल बना मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति, और उसका एक बीजेपी ने फायदा उठाया, उसके अलायंस ने फायदा उठाया। बिल्कुल ठीक हो गया। अजय भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बैठेंगे और आपके साथ मजीद इन्हीं इशूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बांग्लादेश में जो कल एक अहम फैसला आया है शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, उसके बाद अब बांग्लादेश में माहौल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। कहना चाहिएगा। स्टे विद अस जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कल बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में माहौल क्या है, अवामी राय क्या है, और जो बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा किया है भारत से कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, क्या भारत इस हवाले से संजीदा है या नहीं, और फिर बांग्लादेश में जो अब इंतखाबात आने वाले हैं उसमें पब्लिक पल्स क्या है। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए मुझे बांग्लादेश से, ढाका से ज्वाइन किया है बांग्लादेशी सहाफ़ी मोहम्मद जबून अहमद ने। जबून न्यूज़ एडिटर हैं मारूफ बांग्लादेशी टेलीविज़न NTV के। जबून बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबून, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल जो बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सजाए मौत का फैसला दिया है, आप बतौर सहाफ़ी बांग्लादेशी अवाम की पल्स को कैसे रीड कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज इस फैसले को कैसे देख रही है? शुक्रिया जो आपने मुझे जान किया। देखिए, अभी भी जो शेख हसीना वाजिद का जो सजाए मौत हुआ, इसके बारे में ज़्यादा तलबा है, ज़्यादा मास और पीपल है, ज़्यादा खुश है। इतना खुश है जो उन्होंने मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि उसका कहना है शेख हसीना वाजिद ने 2 से 3 हज़ार तलबा को किल किया, 1000 इंजर्ड था। उसका जो फैमिली मेंबर है उन्होंने ये बोला, अल्लाह की शुक्रिया, अल्लाह की करम है, अल्लाह मुझे न्याय इंसाफ दी, क्योंकि हसीना वाजिद की फांसी हो गई। उन्होंने ज़्यादा खुश है इस राय के बाद। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी बांग्लादेशी हुकूमत ने मुतालबा किया है भारतीय हुकूमत से कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। आपको लगता है कि भारत इस हवाले से कुछ सीरियस कदम उठाएगा और शेख हसीना वाजिद जो इंडियन पपेट के तौर पर ढाका में रहते हुए बांग्लादेश पर हुकूमत करती रही हैं, भारत उनको हवाले करेगा बांग्लादेश के? देखिए, जो शेख हसीना वाजिद जो डिक्टेटर था, उससे तो इंडिया का इशारा पे चलते थे। अभी भी हसीना वाजिद, उसका जो टॉप लीडर आवामी लीग था, वो तो इंडिया में फरार हो गए। उसका पाना दे रहा है हिंदुस्तान में। वो क्या बांग्लादेश में भेजेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन एडवाइजर, उन्होंने उसका लेटर भेजा, बोला जी आप रैपिडली आप हसीना वाजिद को बांग्लादेश में भेज दें। उन्होंने उस लेटर की कोई आंसर नहीं दिया। उसका कहना है कि हसीना वाजिद को हम नहीं भेजेंगे। उसका जो आदर्श कोलकाता का जो पॉलिटिकल लीडर है शुभेंदु, उसका कहना है पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने हसीना वाजिद के सजाए मौत दी। इसका ये कहना है, उसका नैरेटिव है ज़्यादा डिफरेंट भाई, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी नहीं हसीना वाजिद को भेजेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वैसे अभी चूंकि 15 साल तकरीबन शेख हसीना वाजिद मुसलसल इक़्तिदार में रही हैं, वो 15 साल बांग्लादेश में किस तरह घुटन का माहौल था
और अब हसीना वाजिद के जाने के बाद आप क्या माहौल देख रहे हैं? भारत को लेकर बांग्लादेशी अवाम की अप्रोच क्या है, और पाकिस्तान की तरफ जो सेंटिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद के दौर में हर वो शख्स जो पाकिस्तान के हक में बात करता था, पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत करता था, उसको पाबंदी सलासिल कर दिया जाता था, उसमें जेल में फेंक दिया जाता था। अब इस वक्त ओवरऑल क्या माहौल है? जब शेख हसीना वाजिद था, उसका हुकूमत था, तब तो एक आज़ादी नहीं था, गुलामी की जिंदगी था, और हिंदुस्तान के कहने पे सब कुछ होता है। आप ये जानते हैं शेख कोई डेमोक्रेसी नहीं था, कोई ज्यादा सियासी जमात इधर में जलसा नहीं कर सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन पार्टी उसका वो जलसा नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ उसके इशारे पे चलते हैं। लॉ इन्फोर्स देखिए, आप जुडिशियल डिस्ट्रॉय किया है, अदर्स उसका ये कहना है जो आपको हिंदुस्तान का कहना है, मैं जो जर्नलिस्ट हूँ मैं ये समझता हूँ, बांग्लादेश में जो इस्लामिक पार्टी है, जमात इस्लाम और इस्लाम पार्टी है, वो एंटी इंडिया है। उसका कहना है वो एंटी इंडिया है, वो प्रो पाकिस्तान है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसका ही कहना था। अभी भी जो बांग्लादेश का माहौल है वो सही चल रहा है। मुझे नहीं है, ज्यादा तलबा को, आम कौम को ये महसूस हो रहा है अभी भी हम आजाद हूँ। ये मसला है, हम आजाद हूँ, पिछले साल आज़ादी नहीं मिले था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब चूंकि बांग्लादेश में इंतखाबात आने वाले हैं, इस वक्त इंतखाबात को लेकर माहौल क्या है? क्योंकि जो पिछले कुछ इलेक्शंस थे उनमें हमने देखा कि ऑपोजिशन पार्टीज का बायकॉट रहा। अभी इस वक्त इंतखाबात को लेकर क्या माहौल है? अभी भी कुछ पार्टी है जो आवामी लीग का साथ दिया था, जातीय पार्टी, उन्होंने ज्यादा बहस किया, ज्यादा हंगामा किया। उनका कहना है हम तो शेख हसीना के पार्टी के इलेक्शन में साथ दिया है, इसके हमारा कोई कौशल नहीं है, मुझे ज्यादा प्रेशर किया। अभी भी जो तलबा है जो 5 अगस्त में ज्यादा रेवोल्यूशन किया, ज्यादा हसीना वाजिद को जो पार्टी को इस मुल्क से हटा दिए, उनका कहना है जो शेख हसीना का साथ दिया, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं, उसका ही कहना है। बिल्कुल ठीक। मुझे आखिर में जबून ये बताइएगा कि इस वक्त खालिदा ज़िया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, और जमात इस्लामी जो गुज़श्ता कई सालों में बांग्लादेश में कॉर्नर्ड रही है, आपको लगता है कि आइंदा इंतखाबात में जमात इस्लामी एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आएगी बांग्लादेश में? जी, रियली ट्रू है। आप जानते हैं जो बांग्लादेश 2 पार्टी है, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी BNP, ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, उसका ज्यादा आदमी है, ज्यादा मेजोरिटी है। अभी भी जमात इस्लाम और अदर्स इस्लाम पार्टी का फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर भी ये इस तरह नहीं हुआ। आप देखिए ढाका यूनिवर्सिटी जो राजशाही, चिटागंग, जहांगीरनगर में उसमें जो स्टूडेंट इलेक्शन हुआ, उनमें जमात इस्लामी राक्षू, उसमें हाँ, इस्लामी जो स्टूडेंट शिविर, छात्र शिविर ने ज्यादा मेजोरिटी मिला उसे। उसका कहना है लोगों को ये आइडेंटिटी है, ज्यादा चेंज चाहते हैं। जब अब हम आवामी लीग को देखा, BNP को देखा, अब हमारा जो पार्टी है इस्लामी जमात इस्लाम को हम देखना चाहते हैं वो किस तरह देश को चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जबून, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त। ढाका से बांग्लादेशी सहाफ़ी मोहम्मद जबून अहमद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।